टॉपिक है प्रॉन कल्चर, झींगा संवर्धन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी जनरल इंट्रोडक्शंस की। ये यूनिट 5 से है। सामान्य परिचय की बात करने से तो इसे झींगा या प्रॉन ये आपके सब आर्थ्रोपोडा के क्रिस्टेशिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। साथ ही साथ इसके जो करेंटली नाम होता है उसे हम श्रिम्प कहते हैं। ये बहुत सी इसकी प्रजातियां नदियों, तालाबों, समुद्रों में पाई जाती हैं। आज के जो विश्व में बात करें हम तो कई देशों में ये विशेष करके पाई जाती है, जैसे कि भारत, मलेशिया, जापान, अमेरिका आदि में। इस तरह से प्रॉन कल्चर की जो क्रियाएं होती हैं वो हमें व्यापक रूप से हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत में जितने भी होने वाले कुल जो प्रॉन कल्चर होती है या झींगा के उत्पादन का जो करीबन 90% जो केरल है और महाराष्ट्र इससे क्या होती है, उत्पादित होती है। साथ ही साथ झींगा एक विश्व के जो बोल सकते हो आप स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है। साथ ही साथ स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये पौष्टिक आहार भी है और इनमें जो अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में इनमें सबसे ज्यादा वसा कम होती है। साथ ही साथ जीव प्रोटीन क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें झींगे में जो कुछ आवश्यक फैटी एसिड की तो वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें जो खनिज लवण होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं इसके वर्गीकरण। तो ये फाइलम हमने अभी बताया आपको आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। सब फाइलम की बात करें हम तो मैंडिबुलेटा है। इसके क्लास की बात करें तो क्रिस्टेशिया है। साथ ही साथ ऑर्डर है डेकापोडा से आएगा। फैमिली की बात करें तो पैलियोमिनिडी और जीनस आएगी पैलिमॉन। तो अब हम देखते हैं इसके जैसे जो भारत में झींगा की कुछ सामान्य प्रजातियां पाई जाती हैं वो कॉमन स्पीशीज ऑफ प्रॉन इंडिया। तो सबसे पहले भारत में अगर झींगे की बात करें तो इनकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, किंतु इनमें क्या होते हैं जो प्रॉन कल्चर वाले हैं उन्हें उनकी प्रजातियों का हम चयन करने के लिए उनके वेट को देखते हैं। साथ ही साथ वो हमें आसानी से मिल सके, इन चीजों के बेस पे इन प्रजातियों को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। सबसे पहले आती है आपकी पीनियस इंडिकस। पीनियस इंडिकस आपकी तो ये होती है, इसे हम सामान्यतः सफेद झींगा कहते हैं, जो कि कर्नाटक, केरल इन सब में जो उनके समुद्री निकट क्षेत्र होते हैं ना वहां पे पाए जाते हैं। फिर वहीं पे हम बात करें पीनियस मोनोडॉन की तो इसे भी सामान्यतः टाइगर झींगा कहते हैं, जो क्या होती है जो पूर्वी पश्चिमी होती है ना उनके तटीय क्षेत्रों पर जैसे उड़ीसा है उन्हीं की जो चिल्का झील है वहां पे पाई जाती है। नेक्स्ट देखें मेटापिनियस डाप्सोनाई की तो यह भी पूर्वी पश्चिमी जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां में पाई जाती है। साथ ही बात हम नेक्स्ट की करें तो मैक्रोबैक्टीरियम रोजेबैंगो, ये भी क्या होती है, इसे सामान्यतः जेन प्रॉन भी कहते हैं, मां झींगा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे स्कैम्पी भी कहते हैं। ये आप बोल सकते हैं सर्वाहारी होते हैं। साथ ही साथ ये जो पूर्वी पश्चिमी तट होते हैं ना या वहां पे पाए जाने वाले जो खारा पानी होता है वहां पे प्रेजेंट्स होता है। नेक्स्ट हम देखें तो मैक्रोबैक्टीरियम मेलकोमोस्नाई, यह भी सर्वाहारी होता है। साथ ही साथ जो मानसून नदियां होती है ना उनमें पाई जाती हैं। वही हम बात करें नेक्स्ट मैक्रोबैक्टीरियम इडी की तो यह केरल के जो समुद्री तट होते हैं वहां पे अधिक आप बोल सकते हो वहां पे बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन की। तो जो स्वच्छ जलीय झींगे होते हैं उनमें किस तरह से संवर्धन किया जाता है इनका। तो भारत में जो स्वच्छ जल की बोल सकते हो आप यहाँ पे कल्चर ऑफ प्रॉन की तो इनकी 25 प्रजातियां प्रेजेंस होती हैं इंडिया में। जैसे इनमें जो हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े उनमें जो मैक्रोबैंगियम रोंचाई ये सबसे अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो कार्पल मछलियों के साथ साथ जो एक बोल सकते हो आप सामंजस्य होता है वो बना के रखते हैं। साथ ही साथ इसका हम यहाँ में मिश्रित पालन भी कर सकते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ना उनमें जो स्वच्छ जल की नदियां या तालाब होते हैं वहां पे पाई जाती है। इसे आप ऑमनिवोरस भी बोल सकते हो क्योंकि इसका स्वभाव क्या होता है, सर्वाहारी टाइप से होता है। साथ ही साथ ये जो छोटे जलीय होते हैं वर्म्स, इंसेक्ट जैसे मोलास्क के जो छोटी मछलियां
या जीवों के जो अवशेष होते हैं ना, ऑफल्स, एल्गी या जो जलीय वनस्पति होते हैं, उनको भोजन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इसकी बात करें अगर लाइफ साइकिल्स की, तो लाइफ साइकिल्स में क्या होता है, जो हमने अभी यहाँ पे बताया आपको, मैक्रोबैमियम, रोंजिन बंगाई, ये क्या होते हैं, 5 से 6 मंथ के होने पर या इनकी इतनी उम्र होने पर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ इनमें जो फीमेल्स होती हैं वो 5000 से 30,000 के आसपास अंडे उत्पन्न करती है। और प्रारंभ में अगर इनके स्टार्टिंग में बात करें तो इनके जो एग होते हैं ना, उनका कलर बोल सकते हो नारंगी या चमकीले स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद इनका जो धूल कलर होता है ना, उस तरह से चेंज हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनमें जो फीमेल्स होती है वो 15 से 25 दिनों तक के अंडे को क्या करती है, एक एग रूम होता है वहां पे सुरक्षित रखती है। साथ ही साथ हैचिंग के बाद जो उनके शिशु होते हैं वो झींगे डायरेक्ट पानी में क्या करते हैं, फ्री कर दिए जाते हैं। ये एक बोल सकते हो आप लावा पल्लवक के समान होती हैं। स्टार्टिंग की ही बात कर रहे हैं तो इनका विकास क्या होता है, जैसे जो खारा पानी है उनमें खारे पानी में इनका विकास डेवलपमेंट होने लगता है। साथ ही साथ इनका टेम्परेचर जो 3 से 6 हफ्ते में ये क्या होती है, एक जो पोस्टल लार्वा होता है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये 1 से 2 हफ्ते में ये क्या करते हैं, जो स्वच्छ जल होता है उनमें ये मतलब एडल्ट होने पर वापस वहां पे लौट आते हैं। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अगर हम इनकी बात करें काइंड्स ऑफ प्रॉन कल्चर्स की, तो जो जल की प्रकृति होती है या उनमें जो टोपोग्राफी होता है उनके आधार पर इनका जो प्रॉन कल्चर्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, सैलो वाटर में हम बात करेंगे सैलो वाटर प्रॉन कल्चर की, जो उथला जल होता है वहां पे झींगा पालन की, तो ये क्या होते हैं, जो पश्चिमी समुद्री तट के किनारे पे जो उथले जल होते हैं ना, जैसे कि जून से अगस्त के समय पे वहां पे हम यहाँ पे झींगा पालन कर सकते हैं। वही हम बात करें सैलिन लेक की, तो जो लोनी जल होते हैं उनमें झींगा पालन की, तो उस प्रकार के पालन जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था केरल, उनमें क्या किए जाते हैं, जो मालवाड़ क्षेत्र होते हैं या जो चिल्का नदी होती है उनमें नदियों के जो पूर्वी भाग होते हैं वहां पे आपके स्लाइम लेक के द्वारा कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर की, तो स्वच्छ जल में किस तरह से झींगा पालन किया जाता है, तो ये संपूर्ण देश की जो नदियां झील होती है ना, इनमें अलग जल से स्रोत से यहाँ पे आप प्रॉन कल्चर शो की जाती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मरीन कल्चर की, तो ये भी जो समुद्री है और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपकी सलीन लेक है, इस तरह से इनमें क्या की जाती है, आपकी प्रॉन कल्चर, दोनों को कॉम्बिनेशन। फिर हम बात करते हैं इनके जैसे कल्चर टेक्नोलॉजी होती है ना, तो किस तरह से ये संवर्धन प्रौद्योगिकी में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले इनका क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ चीजें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले साइट सिलेक्शन किया जाता है, मतलब स्थल का चयन किया जाता है। स्थल चयन में बात कर रहे हैं तो संवर्धन के लिए, कल्चर्स के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि क्या होते हैं, जो जलीय स्रोत के पास हो, ताकि वहां पे निरंतर जल की जो आपूर्ति हो ना वो बनी रहे। इसके अतिरिक्त जल की क्या होती है, जो निकलने की प्रोसेस होती है ना, वो उपयुक्त स्थान पर जाए। वही हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वाटर क्वालिटी की, कि किस तरह से उनमें जल के गुण होने चाहिए। तो जल में उनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही साथ वाटर्स में क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड आप बोल सकते हैं इन दोनों से रहित नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जल का तापक्रम होता है वो भी जो हमारे पास इतनी सारी प्रजातियां उनके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हम बात करें यहाँ पे सॉइल क्वालिटी की, सॉइल क्वालिटी की बात करें मृदा गुण के, तो संवर्धन के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त मृदा में जो कैल्शियम, पोटेशियम या खनिज लवण होते हैं उनकी मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ सीड्स की, मतलब जो बीजों की आपूर्ति होती है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो जिस प्रजातियों का हम पालन करना होगा उनके जो एम्ब्रियो होते हैं या बोल सकते हो लार्वा, उनमें मिलते रहने चाहिए। और इसी के पालन के लिए हम क्या करते हैं, इसे जो क्लाव वगैरह होते हैं ना उनमें अलग कर देते हैं। अब अदर
आएंगी आपकी। जैसे व्यापार के लिए क्या कल्चर मेथड का उपयोग किया जाता है स्थल पर, तो वहां भी आप बोल सकते हो एक अच्छी सड़क होनी चाहिए, साथ ही साथ जो बिजली होती ना उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। वहीं हम बात करें यहाँ पे पॉन्ड मैनेजमेंट की, तो किस तरह से तालाब का जो प्रवर्धन किया जाता है, तो झींगा या जो प्रॉन होती है उनके कल्चर्स के लिए तालाब प्रवर्धन करने के लिए वहां पे सर्वप्रथम जो पुराने तालाब होते हैं उनसे जो उनमें जो प्रेजेंट पानी वाटर होती है ना उनमें जीव जंतु निकाल करके उसे पहले सुखा देते हैं। साथ ही साथ इसके पश्चात वहां पे हल से जुताई करके मिट्टी क्या करी जाती है, उलट पुलट कर दी जाती है, और उसके बाद उसमें जो चूने का पाउडर होता है उसे फैला दिया जाता है, जिससे जो अवांछित जीव जंतु होते हैं ना वो या इंसेक्ट भी होते हैं वो समाप्त हो जाए। और कुछ समय पश्चात तालाब को क्या कर दिया जाएगा, पानी से भर दिया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होती है कुछ जो जैविक उर्वरक होते हैं ना, जैसे कि कुटकुट खाद, जो चिकन मैनर होते हैं उन सब, या यूरिया, वो सारी चीजें डाल दी जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सीड स्टॉकिंग की, तो सीड स्टॉकिंग में क्या होती है, जैसे बीज का संग्रह किया जाता है। बीज संग्रह में तालाब में जो चूना खाद मिलाने के करीब क्या होते हैं, उसे 15 दिन बाद जो बीज होते हैं उनका वहां पे स्टॉकिंग किया जाता है। साथ ही साथ 3 से 4 सप्ताह के जो ब्राउन होती है ना उसका जो पोस्टर लार्वा होता है उनका भी यहाँ पे संग्रह किया जाता है, क्योंकि बीजों के परिवहन के लिए यहाँ पे क्या होती है जो प्लास्टिक होती है ना उस थैले का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ झींगे के इन बीजों को एक अनुकूलित करने के लिए तालाब होती है ना उनमें कुछ समय तक इन्हीं थैलियों को तैरने देते हैं, जिसके पश्चात जो उसमें पोस्टर लार्वा होता है उसे हम पुनः क्या करेंगे, तालाब में छोड़ देंगे, जिससे संग्रह करने के लिए उनमें जो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम वहां पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त होगा। अब बात करें वहां पे फीड्स की, तो फीड्स में किस तरह से कल्चर टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, तो ये झींगा क्या होते हैं, आपने पढ़ी होंगी कि ये रात्रिचर जीव हैं, जो दिन के समय क्या करते हैं, छिप करके आराम करते हैं और रात्रि में सक्रिय होते हैं। साथ ही साथ तालाब में जिनके जो प्राकृतिक रूप से जो भोजन उपलब्ध होते हैं ना उन्हीं को ये भक्षण करते हैं। साथ ही साथ अगर इनमें जो तीव्र वृद्धि होती है उनके लिए ये जो आहार होते हैं वो संपूरक आहार उसके लिए क्या होंगे, आवश्यक होंगे। जैसे संपूरक आहार के रूप में ये क्या करते हैं, जो स्नेल वगैरह होते हैं या मगल्स होते हैं, जो सीप, भूंगे या मछलियों के अवशेष, उन्हें क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ भोजन कितनी मात्रा में देनी है इसका भी अनुमान करने के लिए जो झींगों की संख्या होती है एवं उनकी वेट होगी ना उनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। और 15 दिन में एक बार झींगा का क्या किया जाता है, वेटिंग की जाती है। साथ ही साथ इनके संख्या का भी अनुमान लगाया जाता है और देखा भी जाता है कि ये भोजन की कुल मात्रा कितनी दर से ये निश्चित कर रही है। साथ ही साथ तालाब के किनारे जो मिट्टी होती है ना उन्हें खुले बर्तन में रख देते हैं और इस प्रकार जो झींगे की वृद्धि होती है ना उसे देखने पे मतलब आप बोल सकते हो एक देखने का कार्य वहाँ पे आसान हो जाता है बर्तन में रखने पर। साथ ही साथ ये सर्वभक्षण होते हैं, बोल सकते हो आप अपने बचाव के लिए ये झींगों को क्या करते हैं, भूखा रहने नहीं देते हैं। अब हम इसके बात करें हार्वेस्टिंग की, तो किस तरह से फसल प्राप्ति की जाती है। तो फसल प्राप्ति के समय इनको क्या किया जाता है, आपके जल से पकड़ करके सभी झींगों को एक सामान्य रूप से मतलब बोल सके वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिए हम फसल लेते समय इस झींगे की जो 50 ग्राम है उससे अधिक होती है ना मात्रा उसे निकाल लेते हैं और उसमें जो झींगे कम वजन वाले होते हैं उनमें पुनः वृद्धि कराने के लिए हम उसे क्या करेंगे, तालाब में छोड़ देंगे। और फसल लेने के लिए जो मॉर्निंग टाइम होती है वो सबसे अच्छा होता है और झींगों को क्या करेंगे, धूप में मतलब अधिकतर तक रखोगे तो वो क्या होगी, सुरक्षित रखने योग्य नहीं रह पाएंगे। इसीलिए उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम उसे जो एक मॉर्निंग वॉक होता है उसी के समय हम इसे फसल प्राप्ति के लिए वहां पे छोड़ देंगे। तो इसे हार्वेस्टिंग मेथड में भी क्या की जाती है, यूज की जाती है। अब हम बात कर रहे थे यहीं पे कल्चर ऑफ मरीन प्रॉन की, तो मरीन प्रॉन की बात करें तो यहाँ पे दो तरह से इसमें टाइप्स होते हैं। जैसे जो समुद्री झींगे में जो पेनिडिटी कुल होती है ना या बोल सकते हो आप पेनियस मोडान जो इसकी स्पेसीज है उनमें
जो सफेद झींगे के नाम से हम जानते हैं, उसे मुख्य रूप से यहाँ पे कल्चर किया जाता है, क्योंकि उनके जो प्राकृतिक वातावरण है या कृत्रिम रूप से इनमें क्या किए जाते हैं, इसे तालाब में तैयार किया जाता है। इसी के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पहले आपकी आती है प्राकृतिक वातावरण में जो झींगा संवर्धन होता है, वो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में, वही दूसरी आर्टिफिशियल कल्चर में मतलब कृत्रिम संवर्धन में। दो तरीके से होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो झींगे का जो प्राकृतिक संवर्धन होता है उनके लिए यहाँ पे 2 विधियां पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी फ्लो थ्रॉक सिस्टम, जो उनमें सतत प्रवाह तंत्र पाया जाता है वो, और वही दूसरी होती है पैन कल्चर। अगर हम सतत प्रवाह तंत्र की बात करें तो इस विधि में जो झींगे के संवर्धन के लिए हम लैगोन, जो कृत्रिम तालाब होता है ना, वो बना करके उनमें हम पालन करते हैं। साथ ही साथ उनमें मोटर के माध्यम से जो लैगून्स होते हैं, वो तालाब में जल की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ इनके आगमन और निगम स्थल पर फिल्टर, जो जैविक फिल्टर होती है, वो लगा करके परभक्षियों के आगमन पर झींगों के बीजों को निकालने से क्या करते हैं, रोका जाता है। और इस तरह से इनमें सतत प्रवाह तंत्र यूज किया जाता है। वही हम बात करें पैन कल्चर की, तो पैन कल्चर में क्या होती है, इस प्रकार की विधि में समुद्र के किनारे क्या होते हैं, जो 10 से 50 मीटर गहरे उस क्षेत्र का चयन करते हैं और उसी के क्षेत्र के चारों तरफ जो बांस होती है ना, उसे गाड़ करके एक बड़े टब के समान संरचना बना करके उसके ऊपर जो एक नायलॉन की जाल वो बांध दी जाती है। इस तरह से जो पैन कल्चर है उसका पालन किया जाता है। हम बात करें अब यहाँ पे आर्टिफिशियल कल्चर किस तरह से होती है, तो आर्टिफिशियल कल्चर में जो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनमें जो जैविक, भौतिक या रासायनिक वातावरण को हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। उन्हीं के रूप में पहले एक्सटेंसिव कल्चर मेथड आता है, आप बोल सकते हो व्यापक। इस विधि में जो बड़े क्षेत्र में तालाब बनाए जाते हैं, लगभग जैसे 3 से 5 हेक्टेयर के होते हैं, उनमें झींगे के जो बीज होते हैं, इसमें झींगे बीज को जो 15 से 20,000 हेक्टेयर की दर से वहां पे छोड़ देते हैं। अब वहीं पे हम बात करें सेमी इंटेंसिव की, तो सेमी इंटेंसिव कल्चर मेथड में जो अर्ध गहन होती है, इसमें तालाब के जो 1 से 2 हेक्टेयर बोल सकते हो आप, उनमें जल का जो आगमन और निगमन होता है ना, उनके प्रोसेस के द्वारा अलग की जाती है और इनमें जो एक संपूरक आहार होता है वो उनको दे दिया जाता है। साथ ही साथ जो वहां पे तालाब होते हैं उसके पानी में 10 से 20% बदलाव किए जाते हैं। ये आप बोल सकते हो आप जल का जो एरेक्शन होता है ना, वो बना रहे। और झींगे में जो उनमें टेम्परेरी वृद्धि होती है उसे रोक सके, क्योंकि 3 से 4 बार अगर फसल प्राप्ति होती है तो भारत में यह विधि अधिक प्रचलित है, क्योंकि इसमें आप बोल सकते हो 4 से 6 टन जो झींगे होते हैं ना, उनका उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिव कल्चर मेथड की, तो जो गहन संवर्धन विधि होती है, तो इस विधि में तालाब के लगभग 5 हेक्टेयर के जो तालाब होता है उनका निर्माण किया जाता है। उसी में जल की जो मात्रा होती है उनका वहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है। आप बोल सकते हो प्रवर्धन किया जाता है। जैसे वहाँ पे उनके वतन के साथ साथ क्या किया जाता है, जो जल होती है ना, वो 30% तक की प्रतिदिन उसमें बदलाव किए जाते हैं और इसी वृद्धि के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये थे आपके आर्टिफिशियल कल्चर के द्वारा किस तरह से उनका उत्पादन बढ़ाया जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे झींगा पालन में प्रयोग आने वाले कुछ यंत्र होते हैं ना, वो तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो झींगा पालन में उपयोग आने वाले तंत्रों को, जैसे सबसे पहले तो इनमें नेट आते हैं, दूसरी गियर्स आती हैं और तीसरी क्राफ्ट आती है। सबसे पहले हम देखते हैं नेट्स, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, नेट, गियर और क्राफ्ट। तो नेट्स की बात करें तो झींगे को पकड़ने के लिए सामान्यतः जैसे कि कॉटन, हैम्प या नायलॉन के बनाए हुए जाल, उनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बैरियर जाल आती हैं, बैरियर नेट्स बोलते हैं जिसे नेट्स में। तो ये दीवार की तरह आप बोल सकते हैं जाल होती है, जो क्या करते हैं, जो किनारे होते हैं ना तट, वहां पर की बांस की सहायता से ये लगा दिए जाते हैं। इस जाल को अदर अदर देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
वही बैरियर जाल के बाद दूसरी आती है नौका जाल, बोटसिन बोलते हैं जिसे। उनमें क्या की जाती है, ये बड़े आकार के जाल होते हैं, साथ ही साथ इनका जो पश्च सिरा होता है वो तिकोने जो थैला होता है ना उसी के समान होते हैं, और इनका जो एंटीरियर कोर्स होता है वो पंख के समान होते हैं, और मध्य का आप बोल सकते हैं कई छल्ले लगे होते हैं, और इनके जो सेंटर मिडिल पार्ट होता है उनमें जाल छिद्र वाली जाली होती है। और इसे भी जैसे ओडिशा में इसके नाम की बात करें तो ओडिशा में इसे इरगवी जाल कहते हैं, वैसे ही अदर प्रदेश में भी जैसे कि बोल सकते हो आप पश्चिमी तट पर इसका नाम सुल्तान जाल। तो ये क्या करती है, जो गहरे जल में रहने वाले झींगे होते हैं ना उनको पकड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपकी जैसे स्वord सिंह बोल सकते हो, जो तिकोना जाल इस नाम से जाना जाता है। ये समुद्री जो तट होते हैं उनके किनारे छिछले जल में जो झींगा के पकड़ने के लिए क्या करती है, यूज की जाती है। और वही हम बात करें ड्रैग नेट की, मतलब महाजाल की, तो ये जो जाल होते हैं वो नाव में, जो नाव होते हैं उनमें बांध दिए जाते हैं, और जैसे जैसे नाव बढ़ती जाती है जल की जो खींचने की क्षमता होती है वो भी बढ़ने लगती है, और इस तरह से उसमें ड्रैग नेट के द्वारा झींगे को पकड़ा जाता है। वहीं पे ड्रिफ्ट नेट भी आती है, प्रभावी जाल, मतलब जाल की जो जल की सतह होती है वहां पे फैला दिया जाता है, फिर इसके ऊपरी की सतह पर क्या किया जाता है, इसे पुनः खींच लिया जाता है, इसलिए ड्रिफ्ट नेट का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ कैस्ट नेट भी आती है, पाक जाल। इस प्रकार के जाल का प्रयोग एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये केवल एक के द्वारा ही आप बोल सकते हो पकड़ने के लिए यूज की जाती है, इसीलिए एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाती है। इसे भी अदर जो देश है वहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की बात करें तो इसमें कैफा जाल कहते हैं, और अगर हम बंगाल की बात करें तो कैप्लान नेट कहते हैं। इस तरह पास जाल का भी, कैच नेट का भी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने नेट्स देखी, अब हम बात करते हैं गियर्स की। तो जल में झींगे पकड़ने के लिए जो बोट है उनका प्रयोग करते हैं, और इन नाव पर झींगों को पकड़ने के लिए जो आप बोल सकते हो, ये हमने गियर्स जो बोली हैं, जैसे कि जाल, फंदा या हुकों की सहायता से इनका प्रयोग करते हैं। वो एक मतलब सात सामान के समान यूज की जाती है, इसलिए हम उसे गियर्स बोल रहे हैं। अब बात करें हम यहाँ पे क्राफ्ट्स की, मतलब जल यान। तो झींगे को पकड़ने के लिए उनके जो परिवहन होता है उनके लिए यहाँ पे भी बोट या कैनोस, मतलब जो डोंगी होती है वो, या शिप्स आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। सामान्यतः यहाँ पे डोंगिया नाम सुनी होगी, उनमें क्या करते हैं, जो उथले जल में पाए जाने वाले झींगे होते हैं उन्हें कैप्चर किया जाता है। साथ ही साथ मोटरयुक्त नाव का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या करती है, झींगे गहराई में पाए जाते हैं ना, तो 40 मीटर तक की गहराई वाले क्षेत्र से झींगे को कैप्चर किया जाता है। यहाँ पे जहाँ आजकल जो शिप्स होते हैं ना उनका भी प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ये सारे क्राफ्ट्स में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसी पे प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन की, मतलब झींगे का परीक्षण, साथ ही साथ इसका प्रसंस्करण किस तरह से किया जाता है। तो झींगे क्या होते हैं, अधिक तापक्रम होने पर क्या स्पॉइल्स होने लगते हैं, और इस कारण इनका स्वाद क्या होता है, बदलने लगता है। और साथ ही साथ इनकी जो टिश्यू होती है, टिश्यू में जो प्रेजेंट फैटी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लिसरॉल फ्री कर देते हैं। और झींगे में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो रेंसिडिटी, या आप बोल सकते हो मैलिग्नेंसी, या जो प्रोटीन और वसा होती है वो क्या होती है, इनके अपघटन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने लगती है। और झींगे में जो विकृति होती है वो जीवाणु के कारण में क्या होती है, स्टार्ट होने लगती है। और साथ ही साथ यह जीवाणु झींगे के जो मांस होते हैं ना उनमें प्रेजेंस होती है, और तापक्रम बढ़ने पर इनकी संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और ये झींगे को क्या करेंगे, विकसित करने लगेंगे। इनको क्या करते हैं, जैसे परीक्षण करने के लिए तुरंत पकड़ करके साफ पानी में धो करके जो एक टोकरी या बोल सकते हो आप बॉक्स के जो बर्फ होते हैं ना उनके बीच दबा करके इनका संवर्धन किया जाता है, या कुछ जो संस्थान होते हैं वहां पे भेज दिया जाता है, मतलब इनके संरक्षित करने के लिए। और इनके संरक्षित के लिए कुछ विधियां भी पाई जाती है। जैसे सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इसे जो झींगे का सील होता है ना उसे अलग करके जो काइटिन प्लेट होते हैं उनको हटाया जाता है। साथ ही साथ इसके
होते हैं ना उसमें 5 मिनट तक उबाल लेते हैं, ब्लीचिंग कर लेते हैं, फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे जल में डुबो करके रखते हैं और उसके बाद इसमें ग्लेजिंग की प्रोसेस होती है और इन झींगों को एक जो आप बोल सकते हो डीप फ्रीजिंग होती है वहां पे स्टोर करके रख दिया जाता है। इसके बाद हम इसमें बात करें पैरासाइट्स एंड डिसीज ऑफ प्रॉन की, तो झींगे में परजीवी तथा कुछ रोग उत्पन्न होने वाले जीव, तो कभी कभी जो वातावरणीय दशाओं के प्रतिकूल होने जाने पर इनमें कुछ घुलित ऑक्सीजन होती है ना वो कम होने पर झींगों के समूह जो मैस मोर्टेलिटी शो करता है वो देखी जाती है। साथ ही साथ वर्टिशिला या वजाइनिकोला या जुमेथ्रिमिनम ये सारे जो प्रोटोजोन होते हैं वो झींगे के शरीर पर एक बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इन्हीं से बचाव के लिए इनमें जो मेलाकाइट ग्रीन के घोल से इसे प्रतिदिन आधा घंटा या जो कॉपर सल्फेट होता है उनके घोल से इनका उपचार करने पर इनके जो लार्वल स्टेज होती है ना उसमें इनका बचाव किया जाता है। जैसे आपने सुनी होंगी स्यूडोमोनास और एरोमोनास, ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा इनमें